हाय फ्रेंड्स, दहशत पार्ट 9 के साथ मैं आपके साथ। हम वहां तक पहुंचे थे जहां पे निदा आसेब से मिलने जाती है और इमरान को बोल के जाती है कि वो ऑफिस जा रही है। वो अपनी बहन से पूछता है और वो उसे बताती है कि वो तो ऑफिस नहीं पहुंची। स्टार्ट करते हैं हम आगे से। नहीं भाई, वो नहीं आई, बल्कि इसने तो मेडिकल लीव ले रखी है। आप क्यों पूछ रहे हैं? कोई बात है क्या? सारा ने परेशानी से पूछा। नहीं, कोई बात नहीं है, मैं बस ऐसे ही पूछ रहा था। तुम अपना काम करो, बाय। उसने जल्दी से फोन काट दिया और सोफे पर बैठ गया। तभी डोरबेल बजने लगी। उसने दरवाजा खोल दिया। आ गई तुम? बहुत देर कर दी तुमने। हाँ, बस ऑफिस में वर्कलोड ज्यादा था। उसे बड़ी सफाई से झूठ बोल दिया। इमरान अंदर तक जल भुन गया। सच पता होने के बावजूद वो कुछ नहीं बोला और अपने होंठों पर नकली मुस्कान सजा ली। निदा भी मुस्कुरा दी। क्या हुआ, अंदर नहीं आने देंगे क्या? निदा ने मुंह बनाकर कहा। वो दरवाजे पर रास्ता रोके खड़ा था। तुम्हारा ही घर है, आ जाओ। वो परे हटते हुए बोला और एक हाथ फैला दिया और दूसरा हाथ अपने सीने पर रखकर उसका वेलकम किया। इसके होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट आ गई। निदा को कुछ समझ नहीं आया, पर फिर भी वो उसे देखते हुए अंदर चली गई। एक कार मुसलसल उसको फॉलो किए जा रही थी। आखिर उसने तंग आकर कार साइड में लगा दी और बाहर निकल गया। दूसरी कार भी इसके पीछे आकर रुक गई। कार से जो निकला उसे देखकर असद की गुस्से से हालत खराब हो गई। इसका खून खौल उठा। वो इठलाती हुई इसके पास आकर खड़ी हो गई। इसके होंठों पर वही ढीठ मुस्कुराहट थी। वो इसके सीने पर अपनी उंगलियां बड़े वाहियात अंदाज में फेरने लगी। असद ने इसका हाथ झटक दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की? रमशा, तुम्हें क्या अपनी जान की कोई परवाह नहीं है? वो एक एक लफ्ज चबाकर बोला। मुझे अपनी जान की परवाह है, तभी तो उससे मिलने आई हूं मेरी जान। वो उसके चेहरे पर अपनी उंगलियां फिराने लगी। असद ने उसका हाथ झटक दिया और इसका बाजू मरोड़ कर उसकी पीठ से लगा दिया और वो करा उठी। अगर तुम एक औरत न होकर कोई मर्द होती तो आज अपने पैरों पर खड़े होने के लायक नहीं होती, समझी तुम? हमारी जिंदगी हराम करके भी तुम्हें सुकून नहीं मिल रहा। अब क्या लेने आई हो? वो गुस्से से कांप रहा था। रमशा दर्द से चिल्ला उठी। असद ने इसका बाजू और कस के मरोड़ दिया। तुम्हें लेने आई हूं? उफ जालिम, तुम कितनी बेगैरत और घटिया हो रमशा। मुझे घिन आती है तुमसे। असद ने इसके मुंह पर थूक दिया। वो और गुस्से में आ गई। असद ने इसका बाजू छोड़ दिया और इसे धक्का दे दिया, लेकिन वो संभल गई। मैं यहाँ तुम्हारी बकवास सुनने नहीं, तुमसे बात करने आई हूँ असद। अगर तुम चाहते हो कि मैं निदा का पीछा छोड़ दूं तो मेरी शर्त मान लो। वो फिर इसके करीब आ गई और इसके शर्ट के बटन्स के साथ खेलने लगी। कैसी शर्त? अगर तुम चाहते हो कि मैं निदा का पीछा छोड़ दूं तो हमेशा के लिए मेरे बन जाओ। इसकी आंखों में अजीब सी शैतानी थी। वो रोमांटिक होकर बोल रही थी और असद के सीने पर अपना सर रख दिया। परे हटो मुझसे, घटिया औरत। उसे धक्का देते हुआ बोला। वो कार के बोनेट से जा लगी। असद, तुम मेरे हो, तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता। ना निदा और ना सारा, मैं सबको तबाह कर दूंगी। तुम मेरे हो, समझे? उसका कॉलर पकड़कर झंझोड़ते हुए बोली। रमशा, होश में आओ, मैं तुम्हारा कभी नहीं था। मैं तुमसे नफरत करता हूं और सिर्फ नफरत। और छीना उसे जाता है जो तुम्हारा हो। मैं तुम्हारा कभी नहीं था। मैंने हमेशा निदा को चाहा है, लेकिन तुम हमारे बीच आई हो। तुम अपनी बेकार की कोशिश करना बंद करो। तुम मुझे कभी हासिल नहीं कर सकती, चाहे कुछ भी कर लो। इसलिए तुम्हें मेरे साथ जो करना है करो, लेकिन निदा और सारा को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। वो सख्त अंदाज में बोला और अपने कार में बैठकर कार स्टार्ट करती। असद, तुम सही नहीं कर रहे मेरे साथ। तुम मेरे हो, सुना तुमने? उसके कार के पीछे पागलों की तरह दौड़ती हुई चीखी, लेकिन तब तक उसकी कार फुल स्पीड पकड़ चुकी थी। निदा खाना बना रही थी। वो दोनों हाथ सीने पर लपेटे उसे अजीब नजरों से देख रहा था। वो जल्दी जल्दी आटा गूंद रही थी। कभी कभी नजरें उठाकर इमरान की ओर भी देख लेती। वो इसकी नजरों से परेशान होने लगी थी। आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या मेरे सर पे सींग निकल आए हैं? वो आटे में सना हाथ नचाकर बोली। वो लड़ने के मूड में थी। नहीं, तुम्हारे पर निकल आए हैं, बहुत आराम से बोला और निदा तप गई। क्या मतलब? क्या कहना चाहते हैं आप?
बोलिए। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? तुमने कहा कि तुम ऑफिस जा रही हो, जबकि तुम ऑफिस नहीं गई। कहाँ थी तुम? वो इसके सामने खड़ा हो गया। निदा के चेहरे पर थोड़ी सी परेशानी दिखाई दी। तो आप मेरी जासूसी कर रहे हैं? मुझे सीआईडी बनना पसंद नहीं, मैं हमेशा डॉक्टर बनना चाहता था। वो चूल्हे की आंच धीमी करते हुए बोला। निदा उसे खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। मैंने आपसे आपकी पसंद नापसंद नहीं पूछी, मैं सीरियस हूं इमरान। तो कौन सा मैं तुम्हें कोई जोक सुना रहा हूं? सवाल मैंने पहले किया था, इसका जवाब दो। मुझे अच्छे से पता है तुम बात बदलने की कोशिश कर रही हो। निदा ने अपनी पलकें झुका ली। उसकी चोरी पकड़ी गई थी। सच ही तो था, वो इमरान को सब बताकर परेशान नहीं करना चाहती थी, इसीलिए बेकार में बहस कर रही थी। मुझे आपके किसी सवाल का जवाब नहीं देना, आप यहाँ से मुझे खाना बनाने दें। वो वापस आटा गूंदने लगी। क्या शादी के बाद भी ऐसा ही चलेगा? वो फिर से इसके सामने खड़ा था। किसकी शादी? निदा समझ नहीं पाए। हमारी शादी। क्या शादी के बाद भी ऐसे ही मुझसे बातें छुपाती रहोगी? और क्या आप ऐसे ही मुझ पर शक करते रहेंगे? इसके बालों की कुछ लटें उसे परेशान कर रही थी और बार बार उसके चेहरे पर आ रही थी। इसका हाथ आटे से सना हुआ था, वो इन्हें हटा नहीं पा रही थी। इमरान ने इसके बालों को पीछे किया और उसे प्यार से देखते हुए बोला, मुझसे एक बार गलती हो गई, इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि तुम मुझे ताने देती रहो। तुम्हें नहीं बताना मत बताओ, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम गलत नहीं करोगी। बस अपने आप को किसी मुश्किल में मत फंसा लेना। उसने उसको अपनी बाहों में ले लिया। इमरान क्या करें, आप परे हटे। वो शर्मा गई। इमरान ने उसके गाल पर अपने होंठ रख दिए। उसकी गर्म सांसें वो अपनी गर्दन पर महसूस कर रही थी। इसका दिल अजीब अंदाज में धड़कने लगा। उसने आटे में सने हाथों से इमरान का चेहरा पीछे किया और उसे खुद से अलग करने लगी। वो अपने आप शोखी से हंसा और पीछे हो गया। अपने चेहरे पर लगे आटे को छुड़ाकर निदा के गालों पर लगा दिया। एक बार बीवी बन जाओ, फिर देखना तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं करूंगा। निदा मुस्कुरा दी और रोटी सेकने लगी। वो हंसा हुआ किचन से निकल गया। सुबह होते ही उसने अपना बैग संभाला और सबसे बहाना बनाकर घर से निकल गई। इमरान भी तैयार ही था। कुछ ही देर में वो भी इसके पीछे निकल गया। सारा हैरानी से उसे देख रही थी। उसने जल्दी से असद को कॉल करके बता दिया वो यहीं आ रहा था। निदा एक कैब पर बैठ गई और इमरान ने अपनी कार उसके पीछे लगा दी। कुछ ही देर में एक और कार इनके पीछे थी। वो असद था। बहुत देर तक फॉलो करता रहा। इमरान ने ठान लिया था कि वो जान कर रहेगा कि निदा जा कहाँ रही है, और असद इन दोनों से बिल्कुल परेशान हो गया था। निदा की कैब कुछ देर के लिए एक स्टॉप पर रुक गई और एक मिडिल एज आदमी उसकी टैक्सी में बैठ गया। टैक्सी चल पड़ी। फिर फॉलो शुरू हो गया। निदा की टैक्सी अचानक से इनकी आंखों के सामने से ओझल हो गई, क्योंकि एक ट्रक बीच में आ गया था। इसके बाद वो दोनों ट्रैफिक में घिर गए। इमरान ने अपनी मुट्ठी दूसरे हाथ पर गुस्से से मारी। इमरान और असद एक साथ दरवाजा खोलकर बाहर निकले और एक दूसरे को देखकर चौंक गए। तुम मेरा पीछा कर रहे थे? इमरान को बुरा लगा था। बिल्कुल भी नहीं, मैं तो निदा का पीछा कर रहा था। मुझे उसकी फिक्र हो रही थी। वो आराम से बोला और आगे बढ़ गया। तुम्हें उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, उसका बॉयफ्रेंड अभी जिंदा है। वो जल भुन कर बोला। असद जानता था कि वो निदा के लिए कितना पॉजेसिव था, लेकिन कभी कभार उसकी इन हरकतों पर गुस्सा भी आ जाता था। क्या यार इमरान, हद होती है किसी चीज की। तुम तो हर वक्त शुरू हो जाते हो। कुछ तो ख्याल करो। उसने खुद को खतरे में डाल दिया और तुम्हें अभी भी फालतू की खुराफात सूझ रही हैं। असद उकताए हुए लहजे में बोला। इमरान मुंह बसोर कर दूसरी तरफ देखने लगा। अचानक से उन्हें बहुत मीठी मीठी गालियां सुनाई दी। तब उन्हें होश आया कि वो दोनों बीच सड़क पर खड़े थे। ट्रैफिक खत्म हो चुका था और फॉलो करना बेसुध था। इन दोनों ने कार वापस मोड़ ली। वेलकम मेरी जान, मुझे यकीन था तुम जरूर आओगी। लाओ ये मुझे दे दो। रमशा खुशी से चेक कर बोली। निदा के हाथ से इसका बैग लेकर अलमारी में रख दिया। उसकी आंखों की चमक बता रही थी कि वो इसके लिए कितना जरूरी था। तुमने कहा था कि तुम्हारा काम करने के बाद तुम हम सब का पीछा छोड़ दोगी। अब अपना वादा पूरा करो और हमारी जिंदगियों से दूर हो जाओ। निदा ने गुस्से से कहा। रमशा मुस्कुरा दी। इसके अंदर का शैतान जाग उठा। इसकी आंखें मक्कारी से चमकने लगी।
तुम्हें किसने कहा मेरी जान कि मैं इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगी? तुम्हें क्या मैं बेवकूफ नजर आती हूँ? मैं तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम से भी बदतर बनाने वाली हूँ निदा। इतनी कि तुम मुझसे रहम की भीख मांगोगी, मेरे पैरों में गिर कर गिड़गिड़ा कर कहोगी रमशा मुझे बख्श दो। एक थप्पड़ की आवाज आई और रमशा की बात अधूरी रह गई। अब्बा, आप यहाँ? उसने हैरत से उस आदमी को देखा जिनका चेहरा पत्थर की तरह सख्त हो चुका था। वो कहर आलूद नजरों से रमशा को देख रहे थे जैसे कच्चा चबा जाएंगे, जबकि निदा के होंठों पर शरारती सी मुस्कुराहट थी। उसने सारा के हॉस्पिटल से आते ही अपने भाई की मदद से रमशा के फादर का पता चला लिया था और इन्हें देहरादून बुलवा लिया था ताकि वो रमशा का सच देखें, और सब कुछ उसकी प्लानिंग के हिसाब से हो रहा था। मत कहो मुझे अब्बा, घिन आती है मुझे तुमसे, शर्म आती है खुद को तुम्हारा बाप कहते हुए। तुमने मेरा सर शर्म से झुका दिया है। तुमने हम सबसे कहा कि तुम यहाँ नौकरी के लिए आई हो। क्या ये है तुम्हारी नौकरी? ये काला जादू करना, लोगों की जिंदगियों से खेलना? इसके अब्बा गुस्से से बोल रहे थे। रमशा ने निदा को देखा, इससे मुस्कुराकर रमशा को आंख मार दी। वो और जल भुन गई। अब मैंने कुछ गलत नहीं किया। ये निदा, ये कातिल है मेरी माँ की, मेरी खुशियों की। मैं तो इससे इंतकाम ले रही थी और मैं अपना इंतकाम लेकर रहूंगी। अब्बा, चाहे कुछ हो जाए, मैं अपनी माँ के कत्ल का बदला जरूर लूंगी। तुम्हारी माँ के कातिल ये नहीं, तुम खुद हो। वो तुम्हारी वजह से मरी है। तुमने उसे अपनी जान लेने पर मजबूर किया था। इसके अब्बा ने कसकर इसका बाजू पकड़ा हुआ था। निदा और रमशा दोनों ने हैरत से देख रहे थे। मैं भला अपनी माँ को क्यों मारूंगी अब्बा? उसने गमो गुस्से से चिल्लाकर कहा। इसके अब्बा ने नफरत से इसका बाजू छोड़ दिया और बताने लगे कि रमशा के सामने सारा मंजर फ्लैशबैक की तरह रिवाइंड होने लगा। अम्मा, मेरी दोस्त का बर्थडे है कल, मैं क्या पहनूं? रमशा अपनी अलमारी से कपड़े गिराते हुए बोल रही थी। अरे कोई भी पहन लो, अभी पिछले महीने जो फ्रॉक ली थी वही पहन लो। वैसे किस दोस्त का बर्थडे है? वो वहीं पलंग पर बैठी मटर छील रही थी। निदा की अम्मी, वो बहुत अमीर है और ऐसे लो क्लास कपड़े पहनकर उसके घर जाऊंगी तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। मुझे नहीं पहनना, आप मुझे नई ड्रेस दिला दो। सारे कपड़े जमीन पर फेंक कर मुंह फुलाकर बैठ गई। इसलिए कहती हूँ बड़े लोगों की महफिलों से दूर रहो। उनके आगे पीछे घूमने से तुम अमीर नहीं हो जाओगी। और जाकर इन्हीं कपड़ों में से कुछ पहनो, नहीं तो मत जाओ। मैं कोई नए कपड़े नहीं लाने वाली, उसकी माँ सख्ती से बोली। पता नहीं अल्लाह ने मुझे इस फटीचर घर में क्यों पैदा किया जहां हर चीज के लिए तरसना पड़ता है। निदा कितनी खुशकिस्मत है, इतनी दौलत है उसके पास, जब चाहे तब नए कपड़े ले लेती है। सब कुछ है उसके पास जो मुझे चाहिए। मेरे सारे स्कूल फ्रेंड्स अमीर हैं और मैं फकीर हूँ। उनके सामने इस घटिया और गरीब घर में पैदा हो गई। मुझे नफरत है खुद से, इस घर से, आप सब से। वो गुस्से से चिल्लाई। इसकी आवाज में छुपी नफरत इसकी माँ ने साफ महसूस की। क्या बकवास किए जा रही हो तुम? इतनी नाशुक्री ठीक नहीं है रमशा। तुम्हारे अब्बा तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरे करते हैं, अपनी आधी कमाई तुम पर लुटा देते हैं। तुम्हें सब कुछ निदा जैसा चाहिए। अभी 2 दिन हुआ तुमने जिद करके निदा जैसा महंगा बैग मंगवाया, कभी इसके जैसे जूते, कभी इसके जैसे कपड़े। सब कुछ तुम्हें निदा जैसा चाहिए होता है। निदा नाश्ते में मक्खन ब्रेड खाती है, तुम्हें भी वही चाहिए। तुम्हारे अब्बा ने वो सब तुम्हें ला कर दिया। तुम्हारे छोटे भाई बहनों का इतना ख्याल नहीं करते जितना तुम्हारा करते हैं, लेकिन तुम्हारे नखरे ही खत्म नहीं हो रहे। कोई एहसान नहीं करते मुझ पर, बेटी हूं उनकी, उनका हक है कि मेरी ख्वाहिशें पूरी करें, लेकिन फिर भी मेरी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं होती। मुझे निदा जैसी जिंदगी चाहिए, क्या वो दे सकते हैं? उसके जैसा ऐश आराम नहीं, क्योंकि आपकी औकात ही नहीं है कि आप मुझे दे सके। बकवास बंद करो अपनी। उसकी माँ ने कस कर एक थप्पड़ रसीद किया था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। इतना हसद, इतना हिर्स, यकीन नहीं होता कि तुम मेरी बेटी हो। निदा के पास जो कुछ भी है वो इसकी किस्मत है, और तुम्हारे पास जो है वो तुम्हारी किस्मत है। उस पर सब्र शुक्र अदा करो। इतनी नाशुक्री अच्छी नहीं होती। निदा को तो पता भी नहीं होगा तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो रमशा। हाँ, नफरत करती हूं मैं उससे। जो मुझे चाहिए वो सब उसके पास है। मुझे वो सब चाहिए।
मैं उससे सब छीन लूंगी। मुझे इस घर में क्यों पैदा किया अल्लाह ने? रमशा, खुदा के लिए चुप हो जाओ, ऐसी बातें सुनकर मेरा दिमाग सुन हो रहा है। तुम 12वीं में पहुंच चुकी हो, इतनी बड़ी हो चुकी हो, फिर भी बच्चों जैसी जिद लेकर बैठी हो। तुम्हारे अब्बा सुन लेंगे, उन्हें कैसा लगेगा? उन्हें जैसा भी लगे, मुझे कोई परवाह नहीं है। वो बेरुखी से बोली। माँ बेयकीनी से उसे देख रही थी। वो तुम्हारे अब्बा हैं, कितना प्यार करते हैं वो तुम्हें, और तुम इनके बारे में ऐसे बोले जा रही हो। कुछ तो शर्म करो, इसी दिन के लिए पैदा किया था हमने तुम्हें। तो मैं क्या करूं? जब आप दोनों की औकात नहीं थी कि मुझे एक अच्छी जिंदगी दे सके, तो क्यों पैदा किया? मुझे इस तरह मेरी ख्वाहिशों का कत्ल करके मेरी खुशियों का गला घोंट कर नहीं रहना पड़ता। आप दोनों ने आज तक दिया ही क्या है मुझे, सिवाय दुखों के और शर्मिंदगी के? बस कर रमशा, तेरी बातों से मेरा दिल फटा जा रहा है। तो फट जाए अम्मा, कौन सा आपने मेरी ख्वाहिशें पूरी कर देनी है? माँ बाप बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करते, लेकिन आप दोनों ने आज तक किया क्या है? इससे तो बेहतर था मैं यतीम होती। वो खुदसरी से बोली और कमरे से निकल गई, जबकि वो सीने पर हाथ रखे जमीन पर बैठ गई। वो इनकी पहली औलाद थी, और पहली औलाद से जितना लगाव होता है, इतना बाकी बच्चों से नहीं होता। उसकी हर बेजा ख्वाहिश पूरी की जाती, गरीब होने के बावजूद उसके नाज और नखरे उठाए जाते। इसके अब्बा तो इसे बेहद चाहते थे। वो अपने आंसुओं पर काबू नहीं पा सकी और बेख्तियार रो पड़ी। 11 साला रमला वहीं थी और उसने इनकी सारी बातें सुनी थी। वो जल्दी से माँ के पास आई और उनके आंसू पोंछने लगी। उन्होंने इसे अपनी बाहों में समेट लिया। कुछ देर बाद उन्होंने जो भी पैसे जोड़ कर रखे थे, उन्हें इकट्ठा किया। अभी इनके शौहर की तनख्वाह नहीं आई थी, इसीलिए हाथ खाली था। उन्होंने किसी जरूरत के लिए वो पैसे बचा रखे थे, लेकिन वो रमशा को खुश करना चाहती थी। वो शाम में ही इसके लिए कपड़े खरीदने निकल गई। रास्ते भर इनका दिमाग रमशा की बातों में उलझा रहा। वो सड़क पर गायब दिमागी से सड़क पर चले जा रही थी। सामने से एक तेज रफ्तार कार आ रही थी। निदा और फैज चिल्लाकर, हाथ हिलाकर उन्हें हटाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो उनके सामने जाकर खड़ी हो गई। उनके दिमाग में आंधियां चल रही थी। वो बस यही सोच रही थी कि जीते जी अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पाई। शायद उनकी मौत से उन्हें वो जिंदगी मिल जाए जो चाहते हैं। सरकार की तरफ से पैसे मिल जाएंगे और इनसे इनके बच्चों का फ्यूचर सुधर जाएगा। वो कार के सामने जाकर खड़ी हो गई। कार के शायद ब्रेक्स फेल थे। एक जोरदार टक्कर हुई और वो खून से लथपथ जमीन पर गिर गई। उनकी सांसें रुक गईं और आंखें पथरा गईं। वो अपनी जिंदगी की जंग हार गई थी। रमशा जमीन पर बैठी हाँप रही थी। निदा की आंखों में भी आंसू थे। रमला ने मुझे सब बता दिया था, लेकिन मुझे भी लालच आ गई थी। मैंने रमशा के घर वालों को बहुत परेशान किया, झूठा मुकदमा लड़ा, पैसों के लिए अपनी इंसानियत बेच दी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ निदा बेटा, हो सके तो मुझे माफ कर देना। उसके वालिद निदा के सामने हाथ जोड़कर खड़े थे। उनकी आंखें शर्मिंदगी से झुकी हुई थी। बड़े माफी नहीं मांगते अंकल, और आपकी कोई गलती नहीं। माफी तो उसे मांगनी चाहिए जिसने गुनाह किया है। निदा ने रमशा की तरफ देखा। माफी? और तुमसे? इस खुशफहमी में मत रहना। और तुम अभी यहाँ अपने पैरों पर सही सलामत खड़ी हो तो सिर्फ मेरे अब्बा की वजह से, वरना तुम्हारा वो हशर करती के। लेकिन इसकी बात अभी अधूरी रह गई। उससे पहले ही उसके अब्बा बोल पड़े। रमशा, अपनी जुबान को लगाम दो, बहुत हो गई ये नफरत की बातें। अब बस कर बेटा, इस नफरत की दुनिया से बाहर निकल आ। वापिस घर चल, वहां तुम्हारी बहनें तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। एक खूबसूरत मुस्तकबिल तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वो उसके शाने पर हाथ रखकर नरमी से बोले, लेकिन वो बेहिस बनी रही। रमशा, जाने अनजाने में मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया, लेकिन मेरा अल्लाह गवाह है, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। मैंने हमेशा तुम्हें दोस्त माना था, लेकिन हसद और नफरत तुम्हारी इस अंधेरी दुनिया में लेकर चले आए। मैंने कभी नहीं सोचा था, लेकिन अभी भी वक्त है रमशा, लौट चलो। छोड़ दो ये नफरत। नफरत से कभी कुछ नहीं मिला सिवाय तबाही और बर्बादी के। खुद को तबाह मत होने दो प्लीज, इससे पहले कि अंधेरा तुम्हें ले डूबे। लौट आओ। निदा इसका हाथ थाम कर बोली। चाहे रमशा से कितनी भी नफरत करती थी, लेकिन उसके दिल में अभी भी उसके लिए कुछ नर्म गोशा था।
लेकिन जब इंसान खुद ही तबाही की तरफ चल पड़े तो कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता। रमशा ने इसका हाथ नफरत से झटक दिया। ये अंधेरा मैंने तुम्हारी वजह से चुना है और अब मैं बहुत दूर निकल आई हूँ जहां से वापसी मुमकिन नहीं है। तबाही और बर्बादी तुम्हारा मुकद्दर बनेगी निदा, वो नफरत से बोल रही थी। रमशा, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। जब तक तुम्हारा बाप जिंदा है तब तक तो बिल्कुल भी नहीं। अभी और इसी वक्त चलो मेरे साथ। इसके अब्बा इसका हाथ पकड़कर सख्ती से बोले। उसने एक झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया। मैंने कहा ना मैं कहीं नहीं जाऊंगी अब्बा, आप जाए यहाँ से और मेरे मामले से दूर रहें। मैं अपने मकसद के बहुत करीब हूँ। बहुत जल्द मैं इस अंधेरी दुनिया की मलिका बन जाऊंगी जहां सिर्फ मेरा राज होगा, मेरा कोई नेमुल बदल नहीं होगा। वो दोनों हाथ फैलाकर हंसते हुए बोली। इसकी हंसी में छुपी नफरत वो साफ महसूस कर सकती थी। उसका दिल अंदर तक दहल गया। रमशा, मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूं, चलो मेरे साथ, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। इसके अब्बा इसका हाथ पकड़कर घसीटते हुए बोले, लेकिन वो किसी चिकनी मछली की तरह इनके हाथ से फिसल गई और इन्हें जोर का धक्का दे दिया। ये धक्का जिस्म से ज्यादा उनके दिल पर लगा था। वो इसकी ताब ना ला सके और जमीन पर गिर गए। बेएतबारी से उसे देख रहे थे। वो इनकी जान से प्यारी बेटी थी, उनका गुरूर। निदा ने जल्दी से आगे बढ़कर उन्हें सहारा दिया और उसकी तरफ गुस्से से देखा और उन्हें सहारा देकर उठाया और वहां से निकल गई। रमशा ने भी उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। निदा घर आई तो असद और इमरान को एक साथ देखकर हैरान रह गई। इमरान थोड़ा टेंस था, उसे कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ। तभी सारा उसे किचन में बुलाने लगी। जिन दिनों बाद असद आया था उसने उसे खाने पर रोक लिया था और जरूर कुछ अच्छा ही बना रही थी। वो चुपचाप किचन में चली आई। क्या बना रही हो? उसने ढक्कन हटाते हुए पूछा। चिली पनीर, चिकन बिरयानी, खीर। असद का पसंदीदा है ना, उसे बहुत पसंद है। सारा मुस्कुराकर बताने लगी। इसके चेहरे पर हल्की सी लाली थी। निदा भी मुस्कुरा दी। अरे मेरी जान, अभी से इतनी खातिर हो रही है, शादी के बाद क्या होगा? हाँ, उसे छेड़ते हुए बोली। वो इससे लिपट गई। इमरान किचन में आया, उसकी तरफ देखा और गुस्से में फ्रिज से पानी निकालने लगा। क्या हुआ भाई, सब ठीक है ना? आप गुस्सा क्यों हैं? क्या मुझे पागल कुत्ते ने काटा है जो हमेशा गुस्सा लिए फिरता रहूं? तुम अपने काम से काम रखो, वो दांत पीस कर बोला और निदा की तरफ तेज नजरों से घूर कर ग्लास मुंह से लगा लिया। सारा हैरत से उसे देख रही थी। कहीं कुत्ते को आपने तो नहीं काट लिया, वरना वो पागल हो जाएगा बेचारा। निदा ने सारा की तरफ आंख मारकर शोखी से कहा। वो और चिढ़ गया। उसने ग्लास लैब पर पटकते हुए रख दिया और बिना जवाब दिए किचन से निकल गया। निदा को अंदाजा हो गया कि मामला वाकई सीरियस है। वो जल्दी से इसके पीछे लपकी। वो असद के पास ही सोफे पर बैठा हुआ टीवी के चैनल्स बदलने में मसरूफ दिखने लगा। असद भी उसे अजीब नजरों से देख रहा था। वो दोनों इससे पूछना चाहते थे कि वो कहाँ गई थी, लेकिन इसने आते ही बता दिया था कि हॉस्पिटल गई थी, उसे कुछ चेकअप कराने थे। तो वो दोनों इसके सफेद झूठ पर कुछ बोल ही ना पाए। क्या हुआ, अब दोनों का रवैया कुछ अजीब सा है। इमरान की दूसरी तरफ बैठ गई। यहाँ तो तुम्हारे अलावा हर कोई अजीब है, सब पागल हैं, एक तुम ही अक्लमंद हो। इमरान जले कटे लहजे में बोला और मेज पर रखा चिप्स मुंह में डाल लिया। निदा, तुम कहाँ गई थी? सच सच बताना। असद इसकी आंखों में देखता हुआ बोला। उसकी आंखों में किसी भी शर्मिंदगी के आसार नहीं नजर आए। बताया तो था डॉक्टर के पास। और कितना झूठ बोलोगी तुम? हम दोनों ने अपनी आंखों से तुम्हें कहीं और जाते हुए देखा है, बल्कि पीछा भी किया है। अब साफ साफ बताओ कहाँ गई थी तुम? अच्छे से जानती हो मुझे झूठ बिल्कुल पसंद नहीं है। इस बार इमरान बहुत गुस्से से बोला। निदा ने नजरें झुका ली जैसे इसकी चोरी पकड़ी गई हो। मैं रमशा से मिलने गई थी। लेकिन क्यों? असद हैरत से बोला। क्या तुम होश में हो? खुद को इस चुड़ैल के हवाले कर दिया था। कुछ हो जाता तो? जानती हो ना वो कितनी खतरनाक है। इमरान इसका बाजू दोनों तरफ से थाम कर बोला, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। असद ने फिर से पूछा, वो आदमी, वो कौन थे? वो रमशा के पापा थे। मैंने सोचा शायद उससे सही रास्ते पर ले आए, लेकिन वो भी नाकाम रहे। मुझे तो उन पर बहुत तरस आ रहा है।
निदा अफसोस से बोली और शुरू से लेकर आखिर तक सारी कहानी उन्हें बता दी। वो नफरत में अंधी हो चुकी है। अगर ये नफरत की आग फैल गई तो हम सबको जला डालेगी और हमें तबाह कर देगी। वो हर हाल में हमारी बर्बादी देखना चाहती है। निदा दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर रो दी। इमरान ने उसे अपने सीने से लगा लिया और असद उसे अफसोस से देखता रहा। ये लपटें तो पहले ही उनकी जिंदगियां जला रही थी। सारी खुशियां तो छीन ही चुकी थी। रमशा अब और क्या बाकी है, वो खुद से बड़बड़ाया। खाना लग गया, सब लोग आ जाइए, सारा ने चिल्लाकर कहा। निदा ने अपने आंसू पोंछ लिए और बोझल कदमों के साथ उठ गई। खाने की मेज पर भी बोझल सी उदासी फैली हुई थी। जैसे तैसे सबने खाना खाया। सारा ने इतने दिल से असद के लिए सब कुछ बनाया था, लेकिन मजाल है जो वो थोड़ी सी तारीफ ही करते। उसकी नजरें तो निदा के उदास चेहरे पर टिकी थी, जो जबरदस्ती खाना खा रही थी। इमरान की नजरें भी निदा के अफसरदा चेहरे पर थी, जबकि सारा असद को देख रही थी। उसके दिल में अजीब सा ख्याल आया, शायद ये जलन थी। उसका दिल हर चीज से उचाट हो गया और वो उठ गई। उसने सोचा शायद अब असद इससे खाना छोड़ता देखकर पूछेगा, लेकिन वो तो निदा की प्लेट में बिरयानी डाल रहा था और उसे खाने के लिए भी डांट रहा था। इससे और नहीं देखा गया। वो भीगी पल के लिए अपने कमरे में आ गई। असद जा चुका था। सारा अपने कमरे में थी। निदा छत पर चली आई। रात को ठंड बहुत बढ़ जाती थी। इसने खुद को शॉल में छुपा रखा था, लेकिन एक शॉल से भला इतनी ठंड कैसे जाती। उसके दोनों हाथ अपने सीने पर बांध लिए और रमशा के बारे में सोचने लगी। उसका अगला कदम क्या होगा। वो चुप तो नहीं बैठेगी। घर में तो वो आ नहीं सकती, फिर वो इससे इंतकाम कैसे लेगी। वो इन्हीं सोचों में घिरी हुई थी जब किसी ने पीछे से आकर उसे दोनों तरफ से घेर कर अपनी बाहों में भर लिया। उसकी सारी परेशानियां जैसे दूर हो गईं। उसने आंखें मूंद ली और इसके सीने से टिक गई। इमरान ने इसकी कमर के गिर्द अपनी बाहें हायल कर दी और उसे मुकम्मल अपने हिसार में ले लिया। निदा मुस्कुरा दी। इतनी ठंड में छत पर क्यों आई हो? ठंड तो बिल्कुल भी नहीं है, बहुत सुकून है यहाँ, उसने आंखें मूंदे हुए कहा। इमरान इसका इशारा समझ गया। कॉफी पियोगी? इमरान ने अपने साथ लाई हुई कॉफी का एक मग उसे थमाया और दूसरा खुद अपने होठों से लगाया। दोनों छत पर रखी बेंच पर बैठ गए। जैस्मीन की खुशबू हर तरफ फैली हुई थी। चांद की चमक भी आज ज्यादा थी। दोनों ने एक साथ चांद को देखा और मुस्कुरा दिए। निदा, अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं आती तो क्या होता? वो खोए हुए लहजे में बोला और उसकी गोद में सर रख कर लेट गया। आपकी जिंदगी पहले की तरह बोरिंग होती। हाँ, ये सही है, लेकिन हमारी जिंदगी में बाकी कपल्स जैसा रोमांस तो नहीं होता, बल्कि हर रोज नए नए हॉरर सीन देखने को मिलते हैं। वो हंसा। निदा भी हंसती। सर रख कर लेट गया और आंखें बंद कर ली। मैं ऊपर वाले का बहुत शुक्रगुजार हूं कि उसे तुम्हें मेरी जिंदगी में भेजा। तुम्हारे साथ बिताया एक एक लम्हा मेरे लिए अनमोल है। वो आंखें बंद किए हुए बोला और निदा उसे सुनती रही। उसे इमरान पर बेतहाशा प्यार आया। वो अपनी उंगलियों से इसके सिल्की बालों को सहलाने लगी और दोनों एक दूसरे से जाने कब तक बातें करते रहे। इनकी बातों का सिलसिला फोन कॉल से टूटा। निदा का फोन बज रहा था। फोन इसके घर से था। जब किसी अजीब वक्त पर कोई फोन आए तो दिल डर सा जाता है। तरह तरह के खदशात दिल में फन मार के बैठ जाते हैं। उसने जल्दी से फोन उठा लिया। क्या? निदा सदमे से जमीन पर बैठती चली गई। फोन उसके हाथ से छूट गया। इमरान उसे संभालने की कोशिश करने लगा। इमरान, अम्मी, वो आईसीयू में है। आज की कहानी यहीं तक थी। फिर आऊंगी आपके पास इसके अगला पार्ट लेके। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अगर पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।